आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही खास विधानसभा सीट बुधनी की। ये विश्लेषण सिर्फ एक चुनाव के नतीजों का नहीं है, ये समझने की एक कोशिश है कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक किला, जिसे कई दशकों से अभेद्य माना जा रहा था, उसमें दरारें दिखने लगी हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को, उस पूरी व्यवस्था को समझना है जो जनता की आवाज को आंकड़ों में तब्दील करती है। देखिए, बुधनी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना होगा। ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में बसा एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। यहाँ की सियासत, यहाँ की अर्थव्यवस्था, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ जमीन और फसल से जुड़ा हुआ है। और जब लोगों का जमीन से जुड़ाव इतना गहरा हो, तो उनकी उम्मीदें और उनकी शिकायतें भी उतनी ही जमीनी होती हैं। तो हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुधनी की जमीनी हकीकत क्या है। उसके बाद उस दरार की बात करेंगे जो आंकड़ों में साफ साफ नजर आ रही है। फिर हम इस गढ़ की बनावट को, इसके सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक बेहतर शासन के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 18 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी शासन के लिए। इतने लंबे समय के बाद बुधनी के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सी तकलीफें हैं, वो कौन सी छोटी छोटी परेशानियां हैं जो धीरे धीरे जमा होकर एक बड़े असंतोष की शक्ल ले रही हैं। लोगों की शिकायतें बहुत ही बुनियादी हैं, लेकिन उतनी ही गहरी भी। जैसे कि कच्ची और टूटी फूटी सड़कें, ये सिर्फ आने जाने में परेशानी पैदा नहीं करती, ये विकास के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता है, मरीज का अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता है। फिर कनौजिया बांध जैसी सिंचाई परियोजनाओं का सालों से अटका रहना, ये किसानों के लिए सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये उनकी उम्मीदों का सूख जाना है। और जब एक किसान को उसकी मेहनत की फसल का, जैसे मूंग का, पैसा वक्त पर नहीं मिलता, तो सोचिए उसके घर का गुजारा कैसे चलता होगा। ये सारी चीजें मिलकर एक एहसास पैदा करती हैं, नजरअंदाज किए जाने का एहसास। और यही हमें रुककर सोचना होगा। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और ये बुनियादी जरूरतें, ये सड़कें, ये पानी, ये मेहनत का सही दाम, ये उसी गरिमा का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस दरार की जिसे आंकड़ों ने सबके सामने लाकर रख दिया। कभी कभी सियासत की सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी हलचल बहुत खामोशी से सिर्फ आंकड़ों में दर्ज हो जाती है। बुधनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2023 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। सत्ताधारी दल की जीत हुई और जीत का अंतर था 1,04,974 वोट। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जो किसी भी राजनीतिक किले की मजबूती का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ ही महीने बाद 2024 में उपचुनाव होते हैं और जीत का वो विशाल अंतर सिमटकर सिर्फ 13,901 वोट रह जाता है। जरा सोचिए, 1 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर घटकर 14,000 से भी कम पर आ गया। ये गिरावट सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये चौंकाने वाली थी। इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। 2023 में सत्ताधारी दल का वोट शेयर लगभग 71% था, यानी हर 10 में से 7 वोट उनके पक्ष में थे। और उपचुनाव में यह घटकर सीधा 50% पे आ गया, यानी लगभग 20% वोट शेयर का सीधा सीधा नुकसान। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप का साफ संकेत है, जिसकी जमीन शायद काफी समय से तैयार हो रही थी। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ ही महीनों के अंदर इतना बड़ा फेरबदल कैसे मुमकिन हुआ? हवा का रुख इतनी तेजी से कैसे और क्यों बदल गया? चलिए अब इन आंकड़ों की परतें हटाते हैं और उन ताकतों को, उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव को जन्म दिया। ये किसी एक नेता की हार जीत की कहानी नहीं है, ये व्यवस्था और सामाजिक समीकरणों के बदलने की कहानी है। इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य वजहें दिखाई देती हैं। पहली, सत्ता विरोधी लहर, यानी एंटी इनकम्बेंसी। 18 साल के लंबे शासन के खिलाफ लोगों में एक स्वाभाविक थकान आ जाती है, बदलाव की इच्छा पैदा होती है। दूसरी और बहुत अहम वजह, बदलते सामाजिक समीकरण। खास तौर पर प्रभावशाली ओबीसी किरार समुदाय, जो पारंपरिक रूप से सत्ताधारी दल का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है, उसके वोटों का एक हिस्सा खिसकने लगा। और तीसरी वजह, शासन में कमी। देखिए, कल्याणकारी योजनाएं अपनी जगह बहुत जरूरी हैं,
लेकिन वो टूटी सड़कों, सूखे खेतों और नजरअंदाज किए जाने के गहरे एहसास की भरपाई हमेशा नहीं कर सकती। इस पूरे समीकरण में विपक्ष की भूमिका को समझना भी उतना ही जरूरी है। 2023 में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी अपनी ताकत भी थी और कमजोरियां भी। उनकी एक करिश्माई हनुमान जैसी छवि और युवा जोश ने लोगों को अपनी तरफ खींचा जरूर, लेकिन साथ ही उन्हें पैराशूट उम्मीदवार यानी बाहरी उम्मीदवार भी माना गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जमीन पर जो पार्टी का संगठन था, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनके साथ उनका वो तालमेल नहीं बन पाया जो चुनाव जीतने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर बुधनी का चुनावी इतिहास देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये सीट हमेशा से किसी एक पार्टी का अभेद्य गढ़ नहीं रही है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, 1993 और 1998 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बुधनी का मतदाता बहुत जागरूक है और जब उसे लगता है कि बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव के लिए वोट करने से हिचकता नहीं है। इसलिए 2024 का ये जो बड़ा स्विंग है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की राजनीतिक चेतना का ही एक सबूत है। तो अब तक हमने बात की कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, आगे क्या हो सकता है। बुधनी के नतीजों से किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी नेता के लिए शासन का क्या ब्लूप्रिंट, क्या खाका तैयार होता है। यहां एक 4 आयामी रणनीति का रास्ता नजर आता है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है लोग, यानी हर बूथ पर, हर गांव गली में लोगों से सीधा संपर्क करना और सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि धैर्य से उनकी शिकायतों को सुनना। दूसरा स्तंभ है संदेश, एक सीधा, सरल और ताकतवर नैरेटिव देना, जैसे 18 साल की उपेक्षा बनाम एक नई शुरुआत। तीसरा स्तंभ है संगठन, पार्टी के अंदर जो आपसी मतभेद हैं, जो गुटबाजी है, उसे खत्म करके जमीनी और स्थानीय नेताओं को ताकत देना, उन्हें आगे लाना। और चौथा स्तंभ है डिजिटल, जमीन पर जो अभियान चल रहा है उसे डिजिटल माध्यमों से जोड़कर उसकी ताकत और पहुंच को कई गुना बढ़ा देना। और इस रणनीति की असली ताकत है ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया को एक साथ जोड़ने में। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जमीन से उठी आवाज ही आपके डिजिटल अभियान की दिशा तय करती है। जो समस्या आप सुबह किसी गांव की चौपाल पर सुनते हैं, शाम तक उस पर बना एक छोटा सा वीडियो हजारों लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचा देता है। आज के दौर की राजनीति में संवाद का यह सबसे प्रभावी तरीका है। आखिर में ये एक वाक्य इस पूरे विश्लेषण का सार बता देता है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है, अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। और ये विश्वास ही लोकतंत्र की असली ताकत है। ये विश्वास तभी बनता है जब लोगों को ये महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और आज के डिजिटल युग में विश्वास कमाने का एक और पहलू है, ये सुनिश्चित करना कि लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित है, उनकी सहमति का सम्मान किया जा रहा है। जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से ही सच्चा विश्वास पैदा होता है। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बुधनी में जो कुछ हुआ वो महज एक उपचुनाव का नतीजा था, एक अस्थायी झटका, या फिर ये एक बड़े और स्थायी राजनीतिक बदलाव की एक नए समीकरण की शुरुआत है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन बुधनी ने एक संदेश बहुत साफ दिया है, लोकतंत्र में जनता को कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।